हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था एओडी और लास्ट लेक्चर में आपने मैक्सिमा एंड मिनिमा के मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे और मैंने आपको उनमें कहा भी था कि जो 4 स्टेप मैंने बताए थे अगर आपके माइंड में वो बैठ गए अच्छे से फिर आपसे गलतियां नहीं होंगी। कुछ स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे थे, सर वो क्वेश्चन थोड़े से हार्ड लग रहे हैं, बट मैंने पहले ही कहा था कि अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा सा हार्ड लगेगा शुरू में क्योंकि माइंड में एकदम से स्ट्राइक नहीं करता। ठीक है, तो एक बार हम रिवाइज भी करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी करते हैं। सबसे पहले मुझे 4 स्टेप बताओ आप लोग। यस, फर्स्ट स्टेप क्या था कि जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसको हम कोई कांस्टेंट लेट कर लेंगे। ठीक है, और सेकंड स्टेप में जिसको मैक्सिमम मिनिमम करना है वही फंक्शन है और फंक्शन में वेरिएबल ओनली 1 होना चाहिए, नहीं है तो बना देना। ठीक है, इसमें है ना आपका माइंड बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। इसके बाद स्टेप नंबर 3, ये सिंपल सा था, इसमें हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का कंप्लीट प्रोसेस लगाते थे। और स्टेप नंबर 4, ये हर क्वेश्चन में नहीं होता, ये उन्हीं क्वेश्चन में होगा जिनके लास्ट में अलग से कुछ प्रूव करने को दे रखा हो। फिर उसे प्रूव करने के लिए क्या किया जाता है वो वैसे क्वेश्चन में दिख जाता है, समझ आ जाता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक फिक्स बात बताई थी कि अगर मैं लास्ट वाले लेक्चर से बात करूं तो मैंने कहा था इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 उनसे आप कांस्टेंट को गायब करोगे, जो गिवन कांस्टेंट होगा ना वो वाला। ये क्या इक्वेशन 1 और 4, फर्स्ट इक्वेशन तो वो है जिसमें आप गिवन कांस्टेंट की कोई इक्वेशन बनाते हो, फोर्थ इक्वेशन थी क्रिटिकल पॉइंट वाली इक्वेशन। उन दोनों से आप क्या करोगे, जो कांस्टेंट आपने लेट किया था गिवन वाला उसको गायब करो, आंसर अपने आप आएगा। तो इधर देखो, अब बेटा दोबारा शुरू से समझाता हूँ, देखो। यस, इधर ध्यान दो। शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस, इसका मतलब कर्व्ड सरफेस को मिनिमाइज करना है, और जहां लीस्ट वर्ड आ गया मतलब मिनिमम वर्ड आ गया, इसका मतलब ये फंक्शन हो गया, मतलब ये स्टेप नंबर 2 है हमारा। ठीक है, अब आगे चेक करो। गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है, वो हम कुछ लेट कर लेंगे, ये स्टेप नंबर 1 होगा। हैज एन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। ऐसा क्वेश्चन में मैंने लास्ट लेक्चर में आपके सामने लिखा तो था लेकिन हमने प्रूव नहीं किया था, आज हम प्रूव करने जा रहे हैं। देखो, एल्टीट्यूड √2 टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस, ये गिवन नहीं है बेटा, ये 4th स्टेप है जो अलग से प्रूव करना है। ठीक है, अब समझो, शुरू से सुनो। देखो, जो फर्स्ट स्टेप में क्या था, जो गिवन होगा वो कांस्टेंट है, तो इसमें गिवन वॉल्यूम है, लेट गिवन वॉल्यूम ऑफ कॉन इज कुछ भी, जैसे वी लेट कर लिया। ठीक है, और इसके बाद मैंने डायग्राम ड्रॉ किया। इसके अंदर ये हमारे पास रेडियस है r, ये हमारे पास हाइट है h, और ये स्लैंट हाइट l, और ये सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। तो यहाँ पर मैं लाइंस छोड़ रहा हूँ कुछ, क्या ये सारा एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, वो मैं थोड़ा सा टाइम बचा रहा हूँ अपना। अब इधर समझो, देखो आप ये बताओ कि v क्या चीज़ है, वॉल्यूम। और मैंने आपको क्या कहा था फर्स्ट स्टेप में, जो आपकी इक्वेशन मतलब जो कांस्टेंट आपने लेट किया है आप उसकी इक्वेशन बनाओ। v वॉल्यूम है और वॉल्यूम की इक्वेशन आपको पहले से पता है, मतलब फॉर्मूला आपको पता है, 1/3 पाई r² h, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इतना आने के बाद स्टेप नंबर 2, जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है वो ढूंढो, लीस्ट कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस को मिनिमम करना है तो वो हमारा फंक्शन होगा। तो इसके बाद देखो, यहां पर लिख रहे हैं कर्व्ड सरफेस ऑफ कॉन, इसका सिंबल हमने जैसे सी ले लिया। ठीक है, सी का फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। याद है ना बेटा फॉर्मूले, तो पाई आर एल। अब इसमें चेक करो वेरिएबल कितने हैं, इसमें वेरिएबल 2 हैं, आर बी एल बी। आर बी हमने लेट किया है, एल बी हमने लेट किया है। अब 2 वेरिएबल्स हैं तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ सिंगल वेरिएबल लाना है। सिंगल वेरिएबल लाने के लिए ध्यान से देखते रहना बेटा, हम क्या करते हैं, आर और एल में से किसी एक को हटाना पड़ेगा। तो अगर आपने आर हटाने की कोशिश की यहाँ से तो वो आएगा 3v/πh और रूट में आएगा। सही है ना, जब h बीच में आ जाएगा और यहां पुट करोगे तो अभी हमारा काम खत्म ही नहीं हुआ, फिर भी 2 वेरिएबल रह जाएंगे, l भी वेरिएबल है और h भी आएगा बीच में, मतलब हमारा काम खत्म नहीं होगा।
मेरी बात समझ आ रही है बेटा? हमें सिंगल वेरिएबल करना है, कैसे करना है वो इसका यूज करो आप। अब आपको दिख रहा है 2 वेरिएबल है, 1 कैसे लाएं, तो ध्यान से समझना। देखो, क्योंकि मुझे दिखता है कि यहां से मैं r की वैल्यू h की फॉर्म में निकाल सकता हूं या h की वैल्यू r की फॉर्म में, तो ये तो पक्का है या तो r प्रेजेंट रहेगा या h प्रेजेंट रहेगा। तो हम ऐसा करते हैं, हम यहां से पहले l को गायब करते हैं। देखो कैसे, आपको पता है l स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, सही है ना? तो r की वैल्यू l की वैल्यू रूट में आ जाएगी, कितनी? r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो यहाँ रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये l की वैल्यू पुट की। अभी भी 2 वेरिएबल्स हैं, हमें 1 चाहिए, लेकिन अब फायदा है, देखो क्या, यहाँ लिखता हूँ c इक्वल्स टू पाई r, ये वाला रूट में r स्क्वायर पड़ा रहा प्लस h की वैल्यू मैं यहां से निकालता हूं, h की वैल्यू निकाल रहा हूं 3v अपॉन पाई r स्क्वायर, 3v अपॉन पाई r स्क्वायर, और इसके ऊपर भी स्क्वायर। नहीं समझ आया बच्चों? क्यों? देखो h स्क्वायर है, h की वैल्यू यहां से आएगी 3v अपॉन पाई r स्क्वायर, और h का स्क्वायर है तो यहां पर स्क्वायर आ जाएगा। इससे फायदा क्या हुआ? इसमें वेरिएबल 1 रह गया, v तो कांस्टेंट है ना, वो तो गिवन था क्वेश्चन में वॉल्यूम, तो वो कांस्टेंट होगा, तो सिर्फ r वेरिएबल है, ये हमारा फायदा हो गया बहुत बड़ा। सिंगल वेरिएबल चाहिए था, वो आ गया। ठीक है, कहां से पुट किया है? फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए आपको रूट दिख रहा होगा, रूट दिखे तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही जवाब, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो सी स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, रूट यहां हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर पावर में 4। देखो पहले चेक करो, समझ आ रहा है? ये अंदर मल्टीप्लाई करवा दो। अच्छा, मल्टीप्लाई से पहले कुछ याद है? इसको देखकर कुछ याद आता है? यस, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि बहुत बच्चों को याद है कि अगर पावर 1 ना हो तो हम क्या करते हैं, उसको अलग से z लेट कर लेते हैं। याद आ गया? तो हम यहां लिखते हैं लेट सी स्क्वायर इक्वल्स टू z, तो इसकी जगह z आ जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, पाई स्क्वायर आर पावर 4 प्लस 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, बाकी कैंसिल हो रहा है देखो। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं इसको। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, सिंगल वेरिएबल आ गया। अब हम क्या निकालेंगे? dz बाय dr। चलो बताओ, इसका डिफरेंशिएशन 4r क्यूब होएगा, तो 4 पाई स्क्वायर r क्यूब प्लस, देखो इसका कई बार बच्चों को हार्ड लगता है, तो इसके लिए ना 9v स्क्वायर तो देखो कांस्टेंट है, हम इसको अगर ऊपर ले जाएं r स्क्वायर को, तो ये r की पावर -2 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? n x पावर n-1 फॉर्मूला होता है, तो -q, -3 को नीचे लेके आएंगे तो r क्यूब हो जाएगा। तो इसका मतलब -2 अपॉन आर क्यूब यहाँ पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा -18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। बच्चों को समझ आ रहा है? अब क्या करने वाले हैं? 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा, उससे पहले इक्वेशन नंबर 3 लिखते हैं। ठीक है, ये मैं एक बार हटा देता हूँ, थोड़ी जगह चाहिए इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। dz बाय dr इक्वल टू 0। जब आप इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब इक्वल टू 18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r की पावर 6, और इसको जब डिवाइड में लाएंगे तो 18 है, ये 4 है, तो कैंसिल होके 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर। देखो समझ आ गया? अब r की पावर 6 आ रहा है, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर की होल पावर 1/6। बट इसमें कैलकुलेशंस ऐसी हैं कि बच्चों को देख के ही ना अपने ऊपर डाउट होता रहता है, उनको लगता है सर शायद हम गलत कर रहे हैं, मतलब खुद कर रहे होते, तो मेरी बजाय आप खुद कर रहे होते ना, ऐसा देख देख के ऐसा लगता है शायद गलत तो नहीं हो रहा, कहीं ऊपर कोई मिस्टेक ना हो गई हो। तो ऐसी कंडीशन में इसीलिए बार बार आपको कहा जाता है मैथमेटिक्स का मतलब ही प्रैक्टिस है। आप स्टार्टिंग से प्रैक्टिस रखोगे तो पेपर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ये टॉपिक तो प्रैक्टिस बहुत मांगता है आपसे। है इजी सा, लेकिन क्वेश्चन बहुत लेंथी है। इतना आने के बाद दिस इज 4 नंबर। अब हम
डी स्केयर जेड बाय डी आर स्केयर निकालते हैं। देखो इसका डिफरेंशिएशन करवाना है, कितना हो जाएगा 12 पाई स्केयर आर स्क्वेयर, सही है ना। और माइनस में अब देखो आर पावर 3 का कैसे करेंगे, नीचे है तो ऊपर लाएंगे आर पावर -3, उसका करेंगे आर पावर -3, क्या होएगा -3 आर पावर -4, तो -3 अपॉन आर पावर 4। ये वैल्यू जब आप इसमें पुट करोगे तो प्लस 18 का -3 यानी मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 54 वी स्क्वायर अपॉन आर पावर 4। कुछ समझ आया। अब इतना आने के बाद ध्यान से देखो, अब हमें आर की वैल्यू पुट करनी है। ये उससे पहले मैं इसका एलसीएम ले सकता हूं, क्या आएगा। एलसीएम लेने की वैसे जरूरत नहीं है, क्यों, मैं काम करता हूं, देखो आपको यहां पर एक फायदा करवाता हूं। डी स्क्वायर जेड अपॉन डी आर स्क्वायर, मैंने इसमें r की वैल्यू पुट की 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर की पावर 1/6। अब मैंने कई बच्चे बोलते हैं सर इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, तो अगर आपको ऐसा लगे ना कि नीचे वाली वैल्यू बहुत बड़ी हो रही है तो आप नीचे मत लिखो उसको, आप ऊपर हेडिंग की फॉर्म में लिख दो, क्या एट r इक्वल्स टू 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर की पावर 1/6, यानी इसको इसमें पुट करेंगे डी स्क्वायर जेड अपॉन डी आर स्क्वायर। क्या लिखने वाले हैं, अब ध्यान से देखो एक बात को, इसमें आप अगर r की वैल्यू पुट भी कर दोगे तो r के ऊपर स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा, यहां r की पावर 4 है ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, बीच में भी प्लस। जब सारे ही प्लस हैं तो वैल्यू पुट करने के बाद भी तो प्लस आएगा, तो इसमें फायदा मिलता है, वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ती, डायरेक्टली लिख लो एट पॉइंट दिस डी स्क्वायर जेड बाई डी आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। हाँ रीजन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सिंस आर स्क्वायर एंड आर पावर 4 बोथ आर पॉजिटिव, बाकी तो कांस्टेंट ही है, सही है। समझ आ गई मेरी बात बेटा। अगर पॉइंट रख के भी देख लोगे तो फिर कुछ होने वाला तो है नहीं, स्क्वायर है तो प्लस ही तो रहेगा, है ना। इसीलिए ये पता लग गया ये ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का मतलब होता है मिनिमम। कौन मिनिमम होगा, जो यहां लिया था, देयरफॉर z इज मिनिमम एट क्या लिखेंगे r इक्वल्स टू 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर की होल पावर 1/6। ठीक है बेटा, इस पे z मिनिमम है, अगर z मिनिमम है तो फिर z का रिलेशन हम ढूंढेंगे उसके साथ जो हमें चाहिए। हमें क्वेश्चन में कर्व्ड सरफेस पूछा था c, तो z का रिलेशन c के साथ क्या है, देखो हेयर z इक्वल्स टू क्या है c स्क्वायर, दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, और अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका मतलब क्या होता है, जब एक हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो दूसरा भी हाईएस्ट होगा, या एक लोएस्ट होगा तो दूसरा भी लोएस्ट होगा। तो इसका मतलब देयरफॉर व्हेन z इज मिनिमम देन c इज आल्सो मिनिमम। इसका मतलब क्या हुआ, अब जब z मिनिमम है तो c भी मिनिमम है, तो फायदा क्या हुआ, देखो इधर ध्यान से, यस देयरफॉर c इज मिनिमम एट किस पे, r इक्वल्स टू 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर पावर 1/6। c क्या चीज है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन। इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया, देयरफॉर शॉर्ट में लिख दूं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज लीस्ट या मिनिमम, यही हमें प्रूव करना था, लीस्ट कर्व्ड सरफेस। ठीक है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी लास्ट कंडीशन भी रहती है, अभी तक 3 स्टेप कंप्लीट हुए हैं बेटा। अब समझ आ रहा है सबको, 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब स्टेप नंबर 4 क्या होता है कि अगर क्वेश्चन के लास्ट में कुछ प्रूव करने को दे रखा है तो उसे प्रूव करने के लिए इक्वेशन 1 एंड 4 का यूज होता है। वैसे ना इक्वेशन के नंबर तो जो मर्जी दे दो, कई बच्चे बोलते हैं सर आप 1 एंड 4 बोलते हो तो हम किसी और को नंबर देते तो आपकी मर्जी है। मेन प्रॉब्लम क्या है कि 1 एंड 4 जो है ना, आप उसकी बजाय मेथड माइंड में रख लो। 1 का मतलब क्या है, जिसमें वो कांस्टेंट होगा जो हमने लेट किया, यानी इस क्वेश्चन में v था, और जो स्टेशनरी पॉइंट आता है, क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि ये r, इनसे आपने उसको गायब करना है, किसको, जो गिवन कांस्टेंट था यानी v। तो इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 4 से हम गायब करते हैं। देखो मैं काम करता हूं,
इक्वेशन 1 से v की वैल्यू इक्वेशन 4 में रख देता हूं। तो देखो इधर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4। अच्छा आपको पता है 4 नंबर इससे आई थी, तो हम ये लिखें या ये लिखें एक ही बात है, तो हम वो वैल्यू इसमें पुट करते हैं। देखो क्या आएगा, r की पावर 6 ये रहा 9 v स्केयर, v का मतलब है ये, इसका स्केयर करवा दो पाई स्केयर r पावर 4 h पावर 2 अपॉन में 9। समझ आया कुछ? इसका स्क्वायर करके यहां पुट कर दिया, नीचे 2 पाई स्केयर पड़ा है। ठीक है क्या? यस। अब इधर देखो इसमें 9 से 9 कैंसल, पाई स्केयर से पाई स्केयर कैंसल, और बस हाँ एक ये r की पावर 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, r की पावर 2 अपॉन में 2 पड़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इक्वल टू h स्केयर। अगर स्केयर रिमूव करेंगे तो √2r, प्लस माइनस की जरूरत नहीं है क्योंकि लेंथ है। सही है। इतना आने के बाद अब क्या करें, कुछ नहीं, प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव हुआ कि जो हाइट है मतलब एल्टीट्यूड है वो √2 टाइम्स है रेडियस का। यही हमें प्रूव करना था। सही है बेटा, खेल सारा वही 4 स्टेप का ही है। थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी हो जाती हैं, लेकिन पेपर में नंबर भी इसी के सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको, और इसमें गलतियां होने के चांसेस नहीं रहते हैं अगर आप थोड़ी सी कैलकुलेशन ढंग से करते हो तो। फिर से सुन लो 4 स्टेप क्या थे, फटाफट बोल दो। यस, फर्स्ट स्टेप में गिवन को कांस्टेंट लेट करेंगे, सेकंड स्टेप में जो मैक्सिमम या मिनिमम होगा उसको हम फंक्शन लेकर उसमें वेरिएबल 1 बनाएंगे, थर्ड स्टेप में पूरा प्रोसेस लगाएंगे लोकल मैक्सिमम मिनिमा का, और फोर्थ स्टेप में अगर लास्ट में कुछ अलग से दे रखा है प्रूव करने को तो उसके लिए हम इक्वेशन 1 4 का यूज करेंगे। याद आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले आप इसको नोट करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। शो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, इस बार गिवन सरफेस वर्ड है, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल्स टू द डायमीटर ऑफ द बेस। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वही 4 स्टेप है। आपका फर्स्ट स्टेप क्या था कि जो हमें गिवन होगा वो कांस्टेंट लेट करेंगे, और इसमें सरफेस एरिया, लेकिन इस बार है ना सिलेंडर है बेटा, इस बार कौन नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहले आंसर में देखो सिलेंडर के लिए मैंने डायग्राम जैसे इस तरह से बनाया, और इस सिलेंडर की हाइट हमने h लेट कर ली और रेडियस जो है वो r। ठीक है इतना। अब इसका जो सरफेस एरिया है वो गिवन है, तो लेट गिवन सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज, क्या लेट करेंगे, s। ठीक है इतना। बेटा जैसे ही सिलेंडर का एरिया लेट किया, सरफेस एरिया मतलब, अब इसके बाद जो यहां पर लेट किया है वो भी लिख देना। मैं बोल देता हूं लेट हाइट ऑफ सिलेंडर इज h एंड रेडियस ऑफ बेस इज r। क्लियर है? अब इसके बाद मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में क्या कहा हुआ है कि ये जो आप लेट करते हो ना कांस्टेंट, इसकी भी इक्वेशन बना लिया करो। ठीक है, तो s की इक्वेशन क्या बनेगी, s इक्वल्स टू, s है क्या, सरफेस एरिया है सिलेंडर का, और सिलेंडर का सरफेस एरिया आप सबको अच्छे से पता है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, इक्वेशन नंबर 1। सही है। इतना आने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमें सेकंड स्टेप पे आना पड़ेगा, जिसको मैक्सिमम मिनिमम करना है वो फंक्शन है और वो है वॉल्यूम। तो हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, v सिंबल दे दिया, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r स्क्वेयर h। अब इसमें वेरिएबल देखो कितने हैं, टोटल वेरिएबल है 2, हमें एक को गायब करना है यहाँ से। देखो कैसे करेंगे, यहाँ से अगर मैं h की वैल्यू निकालूं तो s अपॉन 2 पाई r इक्वल टू में क्या आएगा, h प्लस r, प्लस r भी इधर ले आए तो माइनस r इक्वल्स टू h। इक्वेशन 1 इसको लिखने की बजाय हमने इसको लिख दिया। ये वैल्यू h की मैं इसमें यूज करता हूँ, पाई r स्क्वायर पड़ा रहा, h की वैल्यू s अपॉन 2 पाई r माइनस r। सही है, फ्रॉम इक्वेशन 1। बेटा समझ आ गया अच्छे से? लेकिन अभी इसमें वेरिएबल देखो, अभी भी इसमें वेरिएबल कितने हैं, यस वेरी गुड, इसमें 1 वेरिएबल ही रह गया, s तो कांस्टेंट है ना, तो r ही तो रह गया। मतलब हमारा जो मेन काम था ना वो कंप्लीट हो गया। हमें सिंगल वेरिएबल लाना पड़ता है और बाई चांस बड़ी जल्दी आ गया वो। अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, v इक्वल्स टू
एस अपॉन, देखो पाई आर स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा तो पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो क्या आएगा एस आर अपॉन 2 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आर क्यूब। ठीक है इतना बेटा, इतना आने के बाद अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, वेरी गुड, आपको अच्छे से पता लग गया कि जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट करना है, मतलब आर। आर 1 हो जाएगा क्योंकि एस अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है ना। इधर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर इसको हम 3 लिखते हैं और इसको हम 2 लिखते हैं। ठीक है, अब इसके जस्ट बाद हम इसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए क्या किया करते हैं, dv बाय डी आर इक्वल्स टू 0। जब आप इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो s अपॉन 2 इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वेयर। सही है, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, जिसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन की है, मतलब r की। कितना आ जाएगा, आर स्क्वेयर इक्वल टू एस अपॉन 6 पाई, तो r आ जाएगा s अपॉन 6 पाई अंडर रूट में। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। एनी डाउट, क्या करें अब, बिल्कुल सही कि हम पहले डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, डी स्क्वेयर एस नहीं, मैंने गलती से लिख दिया, डी स्क्वेयर वी आएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है ना। इसका करेंगे तो 6 पाई आर। अब इसमें आर की वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या लिखेंगे, एट आर इक्वल्स टू एस अपॉन 6 पाई का रूट डी स्क्वेयर वी बाय डी आर स्क्वेयर इक्वल टू -6 पाई अंडर रूट में एस अपॉन 6 पाई। सही है बेटा, ये पूरा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बाहर माइनस है, मतलब ये ओवरऑल नेगेटिव बन गया, मतलब लेस देन 0। समझ आ रहा है, अगर ये लेस देन 0 है तो इसका मतलब जो यहाँ पर v था यानी फंक्शन था वो पॉजिटिव होने की वजह, ये पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव होने की वजह से मैक्सिमा होगा। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर वॉल्यूम v इज मैक्सिमम एट r इक्वल्स टू s अपॉन 6 पाई का रूट। सही है, अब ये पता लग गया कि वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम है, वो हमें प्रूव भी करना था। ये देखो, एक चीज और प्रूव करनी है कि हाइट इज इक्वल्स टू द डायमीटर ऑफ द बेस। अब क्या करें, वही वाला 4 स्टेप, क्या बताया था कि इक्वेशन 1 और 4 का यूज करो। 1 और 4 में नंबरिंग चेंज कर भी लोगे तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए। 4 नंबर तो है जिसमें क्रिटिकल पॉइंट आता है, और वो है ये रहा क्रिटिकल पॉइंट, और फर्स्ट वो है जिसमें गिवन कांस्टेंट हम लेट करते थे, मतलब s, यानी ये। क्या करना है इन दोनों से, इनसे गिवन कांस्टेंट को गायब करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, गिवन कांस्टेंट हमने s लिया है, तो s यहाँ से उसमें पुट कर दो या उससे इसमें पुट कर दो, आंसर दोनों से आता है। तो मैं यहाँ से निकालता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। देखो s कितना आएगा, यहीं से देख लो ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, s इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। चलो बताओ, फर्स्ट इक्वेशन में s दिख रहा है आप लोगों को ऊपर, उसकी जगह पे 6 पाई आर स्क्वायर रखवा दो। 6 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर माइनस आर इक्वल टू एच, ये से कैंसिल होगा 3 पे, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर, 3r माइनस आर 2r इक्वल्स टू एच, या एच इक्वल्स टू 2r एक ही बात है। एच का मतलब क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, और 2r क्या चीज है, r रेडियस है और 2r डायमीटर, डायमीटर ऑफ बेस। अब क्या करें, हेंस प्रूव, देख लो हाइट हमें प्रूव करनी है डायमीटर के, और वही हमने प्रूव किया। अब आ गया समझ में अच्छे से बेटा, अब तो 4 स्टेप अब लग रहा होगा धीरे धीरे कि हाँ सर अब समझ आने लग गया। ठीक है, अब इसको नोट करो, अभी प्रैक्टिस बहुत सारी और करनी है, कर लो नोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। शो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल, गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। बेटा एक मिनट चेक करना, गिवन फिक्स्ड सर्कल से मीनिंग क्या है, ध्यान से समझना। एक बार ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये, सीधा ध्यान देना एक मिनट। मान लो मैंने आपके सामने यूं कहा कि हमारे पास एक फिक्स सर्कल है। आप एक बात सोच के देखो, फिक्स सर्कल का मीनिंग क्या होना चाहिए, यस कि जिसकी रेडियस फिक्स हो, रेडियस के अलावा उसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है। इसका मतलब ये सर्कल फिक्स तभी हो सकता है जब इसकी रेडियस फिक्स होएगी।
जैसे रेडियस मान लो 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कुछ भी फिक्स हो गई, उसके अलावा वो चेंज नहीं होगी, फिर मतलब वो कांस्टेंट हो गई। ठीक है, अब देखो हम क्या करने वाले हैं। हम यहाँ पर ध्यान से सुनना, मैं ऐसे यहाँ पर कई सारे सर्कल्स बना सकता हूँ, लेकिन मैं एक बार समझाने के लिए इसी के अंदर रिप्रेजेंट करता हूँ। ध्यान से सुनना, रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल। रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या है, उसके अंदर, लेकिन अंदर से मीनिंग गलत मत समझ जाना। मतलब जैसे ये रेक्टेंगल सर्कल के अंदर है लेकिन ये इंस्क्राइब्ड नहीं है, इसको बोलेंगे इन द सर्कल। ठीक है, इंस्क्राइब द सर्कल नहीं बोलेंगे, इन सर्कल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सर्कल के अंदर चला गया। समझ गए बात? इंस्क्राइब्ड वो है जिसके 4 कॉर्नर्स इसकी सरकमफ्रेंस के ऊपर हो, मतलब इस तरह से। ध्यान से देखना बच्चों, ये मैं रफ वर्क कर रहा हूं, ये पेपर में आपको ये नहीं करना है जो मैं कर रहा हूं, सिर्फ आपके समझने के लिए। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है जो इस सर्कल के अंदर है, मतलब इंस्क्राइब कर रहा है इसको। अब ध्यान से समझो, ऐसे रेक्टेंगल में और बनाता हूँ। मान लो मैंने यहाँ बनाया एक, ये छोटा सा बना रहा हूँ, यूँ लेंथ में बहुत बड़ा हो गया ये, फिर यहाँ और इधर, और जैसे यहाँ बनाया, और जैसे एक इधर बना दिया। ऐसे टोटल कितने बनेंगे? सबको पता लग गया होगा कि ऐसे इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स होंगे, खत्म ही नहीं होने वाले, बहुत सारे बनने वाले हैं। फिर ये हमें कहना क्या चाहते हैं? ये कहते हैं कि इतने सारे जो रेक्टेंगल बनेंगे उनमें से स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। बेटा ये जो लाइन है ना, इस लाइन में 2 बातें छुपी हुई हैं, वो दोनों को पहले मैं सेपरेट करता हूं। स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया मतलब एरिया मैक्सिमम प्रूव करना है, और तब ये प्रूव करना है कि वो रेक्टेंगल जो होगा वो एक्चुअल में रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर होगा। मतलब आप खुद सोचो, यहाँ इतने सारे रेक्टेंगल हैं, इन सबके एरियाज अलग अलग हैं, वो तो पता ही है, सबकी लेंथ ब्रेड्थ चेंज हो रही है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि उस कंडीशन में जब रेक्टेंगल एक स्क्वायर बनेगा, मतलब उसकी लेंथ और उसकी ब्रेड्थ सेम होगी। लेंथ अगर मैं एक्स लेट कर लूँ और ब्रेड्थ को मैं वाई लेट कर लूँ, तो जब ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे, ध्यान रखना, उस कंडीशन में उसका एरिया जो होगा रेक्टेंगल का वो सबसे ज़्यादा होगा। मतलब मान लो आपने सबसे पहले इस छोटे वाले का एरिया निकाला, फिर इससे बड़े वाले का, फिर इसका, ऐसे सबके निकाल दिए, तो वो वाला रेक्टेंगल जो स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर तब बनेगा जब उसकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम हो। तो उस वाले रेक्टेंगल का जो एरिया होगा ना, मतलब एक्चुअल में स्क्वायर का बन गया, वो सबसे ज़्यादा होगा। ये प्रूव करना है। प्रैक्टिकली मीनिंग समझ आ गया आप लोगों को? वैसे हमें ना क्वेश्चन में प्रैक्टिकली सोचना नहीं है, ये तो सिर्फ आपके समझने के लिए बताया है। हम वापस उन्हीं 4 स्टेप पे आते हैं। आपके लिए फर्स्ट स्टेप जो मैंने बताया था वो क्या था, कि जो चीज़ गिवन है वो कांस्टेंट है, मतलब लेट करेंगे उसको। और इसमें क्या है, गिवन फिक्स्ड सर्कल। तो सर्कल गिवन होने का मतलब होता है उसकी रेडियस गिवन होना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेट करेंगे, लेट रेडियस ऑफ सर्कल, जैसे हमने लेट कर ली r। अच्छा, गिवन वर्ड और लिखते हैं, लेट रेडियस ऑफ गिवन सर्कल इक्वल्स टू r। ये बात समझ आ गई बच्चों? अब इसके साथ मैंने एक डायग्राम बनाया। ठीक है, अभी पूरा नहीं किया, इसके आगे देखो, हमें रेक्टेंगल बनाना है। इसके अंदर मैं एक रेक्टेंगल इस तरह से शो कर रहा हूं, और इस रेक्टेंगल का नेम मैंने ABCD रख दिया। ठीक है, इसकी लेंथ को मैंने x लेट कर लिया और ब्रेड्थ को मैंने y लेट कर लिया। तो यहां पर लिख लेते हैं लेट, आप सुन लो बस, लाइंस अपने आप लिखोगे। जैसे इन्होंने कहा था ना रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड, हम लिख देंगे लेट रेक्टेंगल ABCD, नेम लिख देंगे इंस्क्राइब्ड इन गिवन सर्कल। ओके, वो लाइन लिखने के बाद क्या लिखेंगे, लेट लेंथ इज x एंड ब्रेड्थ इज y। क्लियर है बेटा? बेटा थ्योरी अपने आप लिखोगे। उसके बाद अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि यहां पर गिवन फिक्स्ड सर्कल की बात जब कर रहे थे तो हम उसकी रेडियस को कांस्टेंट लेट कर रहे हैं, और मैंने आपको क्या कहा हुआ है कि फर्स्ट इक्वेशन आप उसी की बनाया करो। किसकी? जिसको आप गिवन यानी लेट करते हो, गिवन वाली चीज को लेट करते हो ना, हम बार बार उसी की फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। तो यहां पर r देखो कहां है। अगर आप ये सोचते हो सर हम यहाँ सेंटर पॉइंट से ऐसे ज्वाइन कर दें r, तो गलत नहीं है, r यहाँ तक होगा सरकमफ्रेंस तक, लेकिन फिर है ना उसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं निकल रहा,
कुछ और सोचो, जैसे आप अगर यहां ध्यान से देखना बेटा, मैं अगर ए और सी को ज्वाइन कर दूं, मैं एक बार सेंटर हटा देता हूं, ए को मैंने सी से ज्वाइन कर दिया, तो आपको पता है ये जो ए सी लाइन है सेंटर यहां होगा, इधर होगा, इधर 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 इधर, कहां होगा, या इसके ऊपर होगा। यस, जिन्होंने 10th क्लास ढंग से पास की हुई है उनको पता है कि सर हम जानते हैं कि सेंटर जो है वो इस कंडीशन में इस डायगोनल के ऊपर होगा। ये सेंटर को मैंने ओ नेम दे दिया। क्यों इसके ऊपर क्यों होगा? यस, रीज़न पता है किसी को? यस, जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं। आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, शायद 9th क्लास में भी आपने रीड की थी, 10th में तो आई थी, क्या कि सर्कल जो है उसके लिए बात कर रहा हूं मैं, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सेमी सर्कल का मतलब हाफ सर्कल की बात कर रहे हैं। और अगर हम इसके अंदर एक एंगल ड्रॉ कर देंगे, इसके अंदर एंगल का मतलब होता है सरकमफ्रेंस के ऊपर, ये एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, सेमी सर्कल से जो बनता है वो 90 डिग्री। अब इसका उल्टा भी सही है, अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री हो तो ऐसी कंडीशन में उसके जो अपोजिट, सर्कल की बात करें सर्कल के अंदर, तो उसके जो अपोजिट लाइन होगी वो डायमीटर होगी, मतलब ये सेमी सर्कल बनेगा। सेमी सर्कल बनने का मतलब ही डायमीटर होता है, ठीक है ना। तो ये है, ये क्या होगा इसका डायमीटर। वही बात यहाँ है, हमें पता है ये वाला एंगल 90 है क्योंकि रेक्टेंगल है, तो 90 डिग्री होने की वजह से AC जो है वो क्या हो जाएगा, यस डायमीटर। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं, वी नो दैट क्या एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। आप चाहो तो इसका उल्टा भी लिख सकते हो, मतलब इसका कन्वर्स जो आया था, दोनों से काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या लिखने वाले हैं, देयरफॉर, सॉरी पहले यूं लिखेंगे, हेयर एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। सही है, दिख रहा है सबको। देयरफॉर AC इज डायमीटर ऑफ सर्कल। बेटे बात समझ आ गई अच्छे से, अब फायदा हो गया। अब अगर AC डायमीटर है तो हम इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, चलो बताओ इस वाले पे अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सही है, समझ आ रही है बात। चलो बताओ AC की वैल्यू, AC क्या है, डायमीटर, डायमीटर का मतलब 2r स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब आप 2r स्क्वायर को अगर 4r स्क्वायर लिख देते हो तो एक ही बात है बेटा, ये हमारे पास r की कंडीशन बन गई है, मतलब r की इक्वेशन बन चुकी है। r का मतलब जो हमने कांस्टेंट लेट किया था उसकी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम स्टेप नंबर 2 की तरफ आए। स्टेप नंबर 2 क्या था, जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है वो हमेशा फंक्शन होगा। मैक्सिमम किसको करना है, एरिया। किसका एरिया की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल की। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। एरिया के लिए मैंने सिंबल A ले लिया। कुछ गड़बड़ है क्या, अगर मैंने सिंबल A लिया तो A मैंने यहाँ पर पॉइंट भी ले रखा है। एक ही सिंबल आप एक ही क्वेश्चन में दो अलग अलग जगह यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ तो A पॉइंट है, वहाँ A एरिया है, तो गलत हो जाएगा। कुछ और सिंबल ले लो, S ले लेते हैं, ठीक है। देखो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, पता है ना सबको। लेंथ x है और ब्रेड्थ y है। स्टेप नंबर 2 चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ। स्टेप नंबर 2 क्या होता है कि जो हमें मैक्सिमम मिनिमम करना है वो एक तो फंक्शन होगा और उसमें वेरिएबल ओनली 1 होना चाहिए। इसमें 2 आ गए, x भी और y भी। फिर एक को गायब करवा दो। देखो कैसे, जैसे ये x पढ़ा रहा, y की वैल्यू यहां से निकालो, क्या आएगी, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। समझ आ रहा है बच्चों, इसको उधर शिफ्ट कर दिया, फिर रूट ले लिया। ये वैल्यू क्या हुआ, इसको पुट करने से बेनिफिट हो गया, इसमें वेरिएबल अभी भी अब 1 हो गया। 2 नहीं है बेटा, r वेरिएबल नहीं है। r तो कांस्टेंट था ना, जो गिवन चीज होगी वो कांस्टेंट होगी। तो r कांस्टेंट है, वेरिएबल सिर्फ x है। हमने पुट कहां से किया है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब रूट वाली कैलकुलेशन के लिए क्या कहा हुआ है, स्क्वायर कर दो, इजी हो जाएगी। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड,
क्या आएगा एस स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर, इधर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करते थे, जब भी यहाँ 1 पावर ना हो तो वेरी गुड, अब आपको याद आ गया कि सर आपने सिखाया हुआ है, इसको z लेट कर लेंगे। अब यहाँ पर z पुट किया, कितना आएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना, 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर में 4। ठीक है, समझ आया क्या किया। इतना आने के बाद अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। z का हो जाएगा dz बाई dx। इसका करेंगे तो x स्क्वायर का 2x होता है, तो ये क्या हो जाएगा 8r स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब। सही है। अब इसके नीचे हम लिखेंगे 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा। बोलो क्या करें। बिल्कुल सही कि हम dz बाई dx को 0 पुट करेंगे। अगर हम इसको 0 पुट करेंगे तो 8r स्क्वायर x इक्वल्स टू 4x क्यूब। एक तो 4 से ये कटेगा 2 पे, एक x से x कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सही है। x की वैल्यू √2r, प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, लेंथ है ये। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 लिखेंगे क्योंकि ये 1 नंबर हो गई, जो r वाली s वाली इक्वेशन थी, या इसको लिख लो z वाले को 2 नंबर, और इसको 3 नंबर, और इसको 4 नंबर। समझ आ रहा है कुछ क्या कर रहे हैं। अभी तक हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया है। अब हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये x से एक x कैंसिल किया था, याद है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी बताया था। अभी इसमें से अगर आप सोचते हो कि x कैंसिल ना करें, सर आपने मना किया हुआ है, तो इसको उधर ले जाके कॉमन ले लो, फिर x कॉमन आ जाएगा, तो इधर x इक्वल टू 0 और सेकंड कंडीशन 0। जो x इक्वल टू 0 आएगा वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, रेक्टेंगल की लेंथ ही खत्म हो जाएगी, फिर खत्म हो गया वो, तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। तो हम नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये जो x की वैल्यू है इसको पहले हम डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। बताओ इसका डिफरेंशिएशन, x तो 1 पावर है तो इसका 1 हो जाएगा, तो 8r स्क्वायर कॉन्स्टेंट है पढ़ा रहा, माइनस में 12x स्क्वायर। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल्स टू √2r। यहाँ आएगा 8r स्क्वायर माइनस, जब यहाँ √2r पुट करेंगे तो 2r स्क्वायर मतलब 24r स्क्वायर, यानी माइनस 16r स्क्वायर। अभी नेगेटिव आ रहा है, मतलब लेस देन 0। लेस देन होने का मतलब कि ये मैक्सिमम होगा। कौन, जिसका डिफरेंशिएशन किया था, मतलब z इज मैक्सिमम एट, बताओ किस पे लिखें, एट x इक्वल्स टू √2r। लेकिन खत्म नहीं हुआ अभी तक, अब आपको अच्छे से पता लग गया, अब आपकी प्रैक्टिस होगी ना, इसीलिए कि z जो है उसका x के साथ रिलेशन क्या है, s स्क्वायर। हेयर z इक्वल्स टू s स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। सही है। और इंक्रीजिंग फंक्शन का फायदा क्या होता है कि जब एक मैक्सिमम होगा तो दूसरा भी मैक्सिमम होगा। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन z इज मैक्सिमम देन s इज आल्सो मैक्सिमम। सही है। देयरफॉर s इज मैक्सिमम एट, बोलो क्या लिखें, एट x इक्वल्स टू √2। s का मतलब था सरफेस, s का मतलब था एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इसका मतलब अब हमारा रेक्टेंगल का एरिया हम मैक्सिमम प्रूव कर चुके हैं, स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब 4th स्टेप रह गया, हमें प्रूव करना था एक्चुअल में जो रेक्टेंगल था वो रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर होगा इस कंडीशन में, जब एरिया मैक्सिमम होगा। अब वो कैसे करें, वो लास्ट वाला याद है, 4th स्टेप क्या बताता था कि जब भी कुछ प्रूव करना हो तो इक्वेशन नंबर 1 4 का यूज करते हैं। 1 नंबर वो है जिसमें वो कांस्टेंट प्रेजेंट हो जो हमने लेट किया, 4 वो है जो एक्सट्रीम पॉइंट वाला होता है, क्रिटिकल पॉइंट वाला। इन दोनों से किसको गायब करना है, यस। अब बताओ बेटा साथ साथ, अब चुप मत बैठो, क्या बताया था, जो कांस्टेंट होगा उसको गायब करेंगे। कांस्टेंट का मतलब r या तो यहां से निकाल के इसमें पुट कर दो, या यहां से निकाल के उसमें पुट कर दो। तो मैं यहां से r की वैल्यू उसमें पुट करता हूं। ठीक है, जगह यही यूज कर लेता हूं। देखो फ्रॉम 1st एंड 4th, यहां से r की वैल्यू आएगी x बाय √2, इसमें पुट कर रहे हैं 4x बाय √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
ये 2 बन जाएगा स्क्वायर के कारण, है ना, 2 से 4 कटेगा तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो जाएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। रूट लेंगे तो x इक्वल टू प्लस माइनस वाई नहीं आएगा क्योंकि लेंथ है, x इक्वल टू वाई। एक्स इक्वल टू वाई का मतलब क्या हुआ, जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के सेम हो गई। और ऐसा तभी हो सकता है जब ये रेक्टेंगल क्या होगा, स्क्वायर। देयरफॉर रेक्टेंगल ABCD इज अ स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, दोनों चीजें प्रूव होगी कि स्क्वायर होगा और एरिया भी मैक्सिमम होगा। समझ गए बच्चे से? अब इसको नोट करो। ओके, आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, लेकिन बार बार कह रहा हूं इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, रिटर्न प्रैक्टिस होनी चाहिए। सिर्फ वीडियो देखकर और बंद कर दो उसको, फिर उससे कुछ नहीं होगा। रिटर्न प्रैक्टिस नहीं की तो फिर मुश्किल होगी आगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।